एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में मेन इम्पॉर्टेंट 5 रूल कौन से होने चाहिए जिससे कि उसे सक्सेस मिलेगी इन लाइफ। नंबर 1 थिंग हो गई, क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर दूसरा स्टेज, हाउ समवन सी देयर क्लैरिटी एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। हम मछली को भी वही टीचिंग दे रहे हैं कि उड़ो कैसे, कबूतर को भी वही टीचिंग दे रहे हैं कि उड़ो कैसे, गधे को भी वही टीचिंग दे रहे हैं कि उड़ो कैसे। इस काबिल बनाना चाहिए ताकि वो आगे चल के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बन सके। इट इज नेसेसरी टू एवरी पेरेंट्स। 101% होना चाहिए। अरे तू क्या करेगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। केवल संगत बदल लो। आपको क्यों लगा कि आपको किंग मेकर बनना चाहिए? मेरा बिजनेस होता है लोगों को कमाओ, फिर वो पैसा कमाएंगे, उस पैसे में से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा ना। बिलीफ और गोल के बीच में क्या एक प्रोसेस है। जो आप ड्रीम देख रहे हो। एक आदमी रतन टाटा क्यों नहीं बन पाता है? कोई भी व्यक्ति रतन टाटा बन सकता है। कहते हैं ना कि राजा की शक्ति कभी कभी चली जाती है, लेकिन पता है आपको किसकी शक्ति नहीं जाती है? जो राजा का निर्माण करता है, जैसे कि चाणक्य। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आज के इस अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में किसे लेकर आई हूँ, जो कि आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है और किस तरीके से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। यानी कि ये है किंग मेकर, जो कि मार्केटिंग के जादूगर है, ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट है और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने सही रास्ता दिखाया है और उन्हें सक्सेस दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये एक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है, तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको क्या बताया जा रहा है। यू नेवर नो कि कौन सी बातें आपको किक कर जाए और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो स्वागत करते हैं चित्रेश सोनी जी का। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया आज। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिले हो, आप उनके बिजनेस को एनालाइज भी करते हो, डील भी करते हो सारी चीज़ों से। आपको क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में मेन इम्पॉर्टेंट 5 रूल कौन से होने चाहिए जिससे कि उसे सक्सेस मिलेगी इन लाइफ? बहुत अच्छा सवाल एकता जी। सवाल पे जाने से पहले ये बात ज़रूर बोलूँगा कि आपका जो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ और मेरी भी बड़े दिनों से इच्छा थी कि मैं एकता जी के अनफिल्टर्ड टॉक में एक बार अरे आऊँ। सर, थैंक यू। मैं बिज़नेस के 5 तो नहीं, मैं बिज़नेस के कुछ एस्पेक्ट्स में से कुछ बताता हूँ। जब भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो बिज़नेस शुरू करने से पहले है ना, आपकी जो क्लैरिटी होती है ना आपके सब्जेक्ट को लेके कि आप कौन से डोमेन में बिज़नेस कर रहे हैं। 100 में से 95 लोग वहीं बैठ के एक्चुअली वो कॉपी कैट वाले बिज़नेस करना पसंद करते हैं कि एक चाट की दुकान लगी, एक चाट पापड़ी की दुकान लगी, वो चलते देखा, चलो मैं भी कर लेता हूँ, है ना। एक अच्छा कोई बिज़नेस चलते हुए देखा, चलो मैं भी कर लेता हूँ। पर ये हमेशा है ना इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आपने कॉपी किया है। फूड बिज़नेस में, क्योंकि मैंने चाट का नाम लिया तो मैं फूड बिज़नेस का एग्जांपल से समझाता हूँ। फूड बिज़नेस में यदि आपका वो टेस्ट करना आपका पैशन है ना, आप फूड लवर हो, तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला पाओगे। पर यदि आपने किसी को देख के वो किया है तो संभवतः आप ना चला पाओ, है ना। तो ये होती है सबसे पहली चीज़ कि आपके अंदर वो बिज़नेस का सच में कोई कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून है। आपने कभी कोई बिज़नेस की चैलेंज फेस की हो और जब आप उस चैलेंज को बड़े रूप में सॉल्व करना चाहो आम पब्लिक के लिए, तब आप उस बिज़नेस में एंटर करो और उस बिज़नेस का यदि आपका पैशन भी हो। दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपको खून देख के डर लगता है और आप डॉक्टर बन जाओ सर्जरी के, तो जैसे आप अपने पेशेंट की सर्जरी करने के लिए कहीं भी कट लगाओगे, खून देखोगे, आप डर जाओगे, आप सर्जरी कैसे करोगे। तो आप क्या करना चाहते हो उसको लेके आपकी क्लैरिटी बहुत प्योर होनी चाहिए, इंटेंट बड़ा प्योर होना चाहिए। और हमेशा बिजनेस ये सोच के स्टार्ट करिए कि मुझे पैसा तो कमाना है 100%, पर मुझे दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करने के बाद पैसा कमाना है। तो सबसे नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए कि आपके बिजनेस में क्या जो आप कर रहे हो, क्या वो सच में कंज्यूमर की नीड है, क्या वो करने में आपको मज़ा भी आ रहा है, और ये दोनों करने के बाद क्या आप पैसा भी बना पा रहे हो, किसी दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के बाद भी क्या पैसा बन रहा है।
तब आप उस बिज़नेस को शुरू करो। तो नंबर 1 थिंग हो गई, क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर दूसरा स्टेज होता है कि जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टेज के कुछ स्टेज होते हैं हर बिज़नेस के। सबसे पहला स्टेज होता है सर्वाइवल वाला। जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो सब काम आपको ही करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड वाला बिज़नेस होता है। और वहाँ जब आप सारे काम खुद करते हैं ना, तो आपको बिज़नेस की एक एक छोटी बारीकी पता होती है। जैसे आज आपकी मीडिया एजेंसी है, आज आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, तो क्योंकि आपने और सर्विस जी ने बिल्कुल छोटे लेवल से उस चीज़ को शुरू किया, तो आपको एडिटिंग क्या होती है वो भी पता है, आपको थंबनेल क्या होता है वो भी पता है, आपको कैसे पीआर करवाना है वो भी पता है, आपको कैसे रील वायरल करना है वो भी पता है। तो जब आपने नीचे से वो काम किया था ना, सर्वाइवल स्टेज से, तो आपको हर बिजनेस के अंदर की छोटी छोटी बारीकियां पता होती हैं। आपकी टीम आपको, बोलते हैं ना, बेवकूफ़ नहीं बना सकती, आपकी टीम आपको चरा नहीं सकती, आपकी टीम आपके सामने ज़्यादा होशियार नहीं बन सकती है। तो जो सर्वाइवल वाला स्टेज होता है, वहाँ बिजनेसमैन को सब काम खुद करना चाहिए। सर्वाइवल के बाद जब आपका बिजनेस थोड़ा सस्टेन होने लगे, तब आप उसको धीरे धीरे टीम बिल्ड करो, और टीम बिल्ड करके उनको काम देना, जिम्मेदारियां देना, डेलीगेशन करना शुरू करो। जब आप उस स्टेज से निकल जाओ, तब आप अपनी सिस्टम प्रोसेस पे काम करो, कि अब आपका सिस्टम प्रोसेस काम करे, और आप दिन में यदि 1 घंटे 2 घंटे भी काम करो तो आपके सारे काम होने चाहिए। तो जब पहली स्टेज होती है, तो आपको 100% टाइम अपने बिजनेस को फोकस करने में देना है। दूसरे में 100% टाइम आपको टीम बिल्ड करने में देना है। तीसरे में 100% टाइम आपको सिस्टम और प्रोसेस को बिल्ड करने में देना है। अब बिजनेस के स्टेज आती है स्केलेबिलिटी की। अब आपको स्केलेबिलिटी में बाहर निकलना है, नए कोलैबोरेशन करिए, नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करिए, बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, बिजनेस के नए रास्ते ढूंढिए। तो हर बिजनेस मैंने ना सीधे पहले से, कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया, अब सीधे स्केल कर लो, सीधे पहले से चौथे स्टेज पर जंप लगाना चाहता है। प्रोसेस नहीं है बीच का, बीच की प्रोसेस को नहीं करना चाहता। जब आप बीच के प्रोसेस को नहीं करोगे, तो आप आज नहीं कल, हो सकता है इंस्टेंट आपको सक्सेस मिल भी जाए, पर आज नहीं कल आप फेल हो जाओगे। आप जितने भी असफल बिजनेस प्लान देखो, जैसे हम बायजूस की बात करें, जैसे हम स्नैपडील की बात करें, जैसे हम जबोंग की बात करें, जैसे हम ट्रू, अभी जो एक कार वाली कंपनी बन रही उसकी बात ट्रू करें, वैल्यू। इन सब में केवल एक ही चीज़ थी कि इन्होंने स्केल तो कर लिया, क्योंकि इनके पास पीछे से बैकअप में पैसा बहुत था, फंड आ गए थे, फंड के कारण उन्होंने स्केल तो कर लिया, पर वो स्केल करने से पहले ये सारी चीज़ें सेट नहीं थी। अब जब ये चारों चीज़ें हो जाए ना, अब इसके बाद आपको केवल एक ही चीज़ पे काम करना है, सेटिस्फैक्शन ऑफ योर कस्टमर। जब आप स्केल कर रहे हो, स्केल करते समय आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट भले ना हो कस्टमर का, सेल्स की जगह सर्विस डिपार्टमेंट ज़रूर बनाइए, कि जो आपने प्रोडक्ट बेचा है, जो आपने सर्विस दी है, उस सर्विस से क्या आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। जिसने ये प्रोसेस को पूरा एंड टू एंड फॉलो कर लिया, मैं फिर से बोलता हूँ, पहले सर्वाइवल, जब आपको सब अपना खुद लगाना है, फिर उसके बाद टीम को प्रिपेयर करने में लगाना है, फिर सिस्टम प्रोसेस बनाने में लगाना है, फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी में लगाना है, और उसके बाद जब स्केलेबल कर रहे हो आप, तो आपको कस्टमर की सर्विस में सबसे ज़्यादा टाइम देना है। 90% लोग स्केलेबिलिटी तक तो पहुँच जाते हैं, पर उसके बाद वो कस्टमर को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलने लगा। और जब कस्टमर, क्योंकि जब छोटे बिजनेस करते हो ना, तो कस्टमर की नेगेटिव पब्लिसिटी आपको इम्पैक्ट नहीं करती। जैसे ही आपने बिजनेस को स्केल किया और कस्टमर नेगेटिव पब्लिसिटी करना शुरू करता है, तो बिजनेस फट जाता है, फिर बिजनेस डाउन होने लगता है। मैंने अभी फ़ोन ऑन रखा था आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, बट जब आपने बात करनी शुरू की ना, तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस और आइडियाज़ आने लगे, मुझे लगा फ़ोन रख देना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे पॉडकास्ट की चीज़ों को, अभी बहुत सारी चीज़ों को आपने बोल दिया जो बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना, अगर वो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो मैं एक एक करके आपसे इस पर बात करना शुरू करती हूँ। आपने सबसे पहले बात की क्लैरिटी की, कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में ही एक लड़का या लड़की ख्वाब देख लेता है कि उसे बड़े होकर BMW लेना है, उसे बड़े होकर एक बड़ा घर लेना है, उसका अपना ऑफिस होना चाहिए, उसको बिज़नेस करना है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मैं नौकरी तो कर लूँगा, लेकिन बाद में तो मुझे बिज़नेस ही करना है। लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि मुझे कैसे BMW खरीदना है, या मुझे कैसे घर लेना है, या मुझे किन चीज़ों का बिजनेस करना है, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं, उनको 4-5 आइडियाज़ मिल जाता है, फिर वो उस हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके अंदर का पैशन क्या है। सो हाउ समवन सी देयर क्लैरिटी, कि उनकी अपनी क्लैरिटी किस में है, एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। एकता जी, आपने इतना शानदार सवाल पूछा है ना, कि इस पे तो मैं चाहता हूँ कि
कभी भगवान ने मौका दिया तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के इस सब्जेक्ट पे बात करूं, कितना ज़रूरी है आज हमारे देश में। मैं इसको आपको है ना थोड़ा और 200-500 साल पीछे ले जाके कुछ चीज़ें समझाता हूं पहले, फिर इस सब्जेक्ट पे भी आते हैं हम। जब हमारे देश में अंग्रेज़ नहीं आए थे तब सुनार का बच्चा सुनार बनता था, कुम्हार का बच्चा कुम्हार बनता था, है ना, किसान का बच्चा किसान बनता था, राजा का बच्चा राजा बनता था, है ना। हर कोई अपने डोमेन पे जिसमें एक्सपर्ट होता था उसमें वो अपने बच्चे को, जो जेनेटिक मिला हुआ है ना, वो काम करने का। उस समय काम सिखाने की जो प्रवृत्ति होती थी वो स्कूल नहीं होती थी। उस समय काम सिखाने की जो प्रवृत्ति होती थी, जैसे ही बच्चा होश संभालता था 8-9 साल का होता था और वो पिताजी के काम में सहयोग करना शुरू कर देता था, उस दौरान उसके पेरेंट्स को पता चल जाता था कि यार ये काम बढ़िया कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्लैरिटी वहाँ से आ जाती थी। ठीक, आज जो समय है हम मछली को भी वही टीचिंग दे रहे हैं कि उड़ो कैसे, कबूतर को भी वही टीचिंग दे रहे हैं कि उड़ो कैसे, गधे को भी वही टीचिंग दे रहे हैं कि उड़ो कैसे, घोड़े को भी वही टीचिंग दे रहे हैं कि उड़ो कैसे। बिल्कुल सही बात सबको है। उड़ना भी सिखा रहे हैं, सबको तैरना भी सिखा रहे हैं, सबको जंगल में घूमना भी सिखा रहे हैं, मतलब हर बच्चे को सारी चीज़ें वैसे ही सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक, मैं बोलता हूँ जनरल नॉलेज सब चीज़ों का होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर बचपन से यदि हम उनको काम में इन्वॉल्व रखें, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप उसको बाहर जाके कोई काम करने बोलो, पर आप घर के छोटे छोटे काम तो करवा सकते हो। आप उसको कि बेटा एक कप उठा के तुम रखो, तुमने खाना खाया, ये प्लेट तुम धो क्योंकि तुमने उसमें खाया, ये तो कर सकते हैं ना। जब आप अपने बच्चे के साथ समय बिता के उसके साथ उसको पेशेंसली वॉच करते हो तो आपको पता चलता है ये क्या काम अच्छा कर पाएगा। नंबर 1 थिंग ये हो गई अपनी यंग एज में। अब दूसरी चरण पे हम आते हैं, सेकंड स्टेज पे आते हैं। हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा 12th पास हो जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब बच्चा 12th पास हो गया, ठीक, फिर हम क्या बोलते हैं, बस ग्रेजुएट हो जा फिर तो तेरी लाइफ सेट, नौकरी मिल जाएगी तुझे। ग्रेजुएट हो गया। फिर हम बोलते हैं बस ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी मिली, तुम्हारा लाइफ सेट, नौकरी भी मिल गई। पर क्या आपने उसको बचपन से लेके जब वो कॉलेज तक पढ़ता था उस समय तो आपने बिल्कुल उंगली पकड़ के उसके पैर में भी कांटा भी ना चुभे, उसको इतना सा भी स्ट्रगल ना हो, कुछ भी ना हो। जैसे ही वो रियल दुनिया में जाता है स्ट्रगल्स चालू हो जाते हैं। यदि आप बचपन से उसको छोटे छोटे काम कराओगे, छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व रखोगे तो उस समय के फेलियर उसको फेलियर नहीं लगेंगे। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम अपने बच्चों को खुद ही गलत इंजेक्शन पे लगा देते हैं। कोई काम का नहीं है, तू एकदम गधा है, एक काम ढंग से नहीं तेरे बनता से तेरे अच्छा से, शर्मा जी का बेटा है ना, बचपन से कर देते हैं ये। हाँ। हर बच्चा जैसे ही बड़ा होने शुरू होता है ना, जो भी उसके घर में मेहमान आता हम उसको जोकर बना देते, बेटा वो करके दिखा, बेटा वो करके दिखा, है ना, बेटा ये कर। ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पर ये सब चीज़ें करने के बाद उसको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। हम मजदूरी तो करवा रहे हैं उससे, एफर्ट्स तो करवा रहे हैं, पर हम एप्रिसिएशन नहीं देते। एप्रिसिएशन के जगह हम उसको तिरस्कार देते हैं। तो जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में जाता है ना, तो वो जो तिरस्कार उसके यहाँ पे चिपका हुआ है ना, छोटी सी भी कोई फेलियर होती तो वो तिरस्कार उसको अपने पुराने जीवन में ले जाती और वो सफलता में नहीं जा पाता। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें उसको बचपन से बताओगे, आप ऐसे सैकड़ों समाज हमारे देश में देख लो, सिंधियों के बच्चों को देखो, आपको कोई सिंधी के बच्चे बेरोजगार नहीं मिलेंगे। गुजराती के बच्चों को देख लो, मारवाड़ियों के बच्चों को देख लो, जैन के बच्चों को देख लो, अग्रवाल के बच्चों को देख लो, ये सब लोग हैं ना बचपन से बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं। उन्होंने अपना कल्चर जिंदा रखा। एग्जैक्टली। अभी मैंने कुछ दिन पहले सावजी भाई ढोलकिया का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बोलते हैं, सावजी भाई ढोलकिया जिन्होंने अपने कर्मचारियों को कारें बांटी थी सैकड़ों, वो बोलते हैं कि मैं अपने यहाँ के कोई भी बच्चा जब बड़ा होता तो उसको अपने बिजनेस से दूर कहीं भेजता हूँ और बहुत छोटी सी रकम दे के भेजता हूँ कि इसी में तू कहीं दूसरी जगह के नौकरी कर और सर्वाइवल कर। जब वो दुनिया में मुश्किलें देख के आता है ना, तो वो बिज़नेस अच्छे से हैंडल कर पाता है। तो आपका जो सवाल था कि बच्चों में क्या ऐसा किया जाना चाहिए, है ना, कि वो चैलेंजेस के लिए वो तैयार रहे या क्लैरिटी आए। अब अपन क्लैरिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस से नहीं गुजरेगा ना तो क्लैरिटी नहीं देख पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से उसके दिमाग में सही ब्लूप्रिंट बनते हैं। और जब वो ग्रेजुएट हो गया है उसके बाद हर बच्चे को ये बोलना चाहिए कि बेटा तू 6 महीने, 1 साल, 2 साल 4-6 जगह अलग अलग काम करके देख। केवल काम करके देख, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए, कमाने के लिए नहीं, जानने के लिए।
अपने आप को जानने के लिए कि मैं किस काम में एक्सपर्ट हूँ। ये लड़का जो शूट कर रहा है यश, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जब ये पहली बार मिला ना तो ये मैंने इससे बोला क्या सैलरी लेगा, तो बोलता सर मुझे सीखना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप केवल काम सिखाओ। ये बात मेरे दिल को छू गई। आज ये कई गलतियाँ करता है, पर वो गलतियों से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मेरे दिल में छपी है ना, वो ये छपी है कि यार ये बच्चा अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, तो इसको मौका नहीं देंगे तो हम भी तो वही इनजस्टिस करेंगे। तो गलतियां तो होंगी, जब हम कोई भी नया काम करते हैं हर इंसान से गलती होती है, और गलती वही करता है जो कुछ करने की कोशिश करता है, तो गलती तो होगी। हाँ, सेम गलती 4 बार रिपीट हो रही तो गलत है, हर बार नई गलती हो रही है तो कोई गलत नहीं है। तो अब क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आप कभी एक काम करा, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, फिर चौथा काम किया, पांचवा काम किया, 4-6 जगह जब आप काम करोगे ना, आपको पता चल जाएगा आप किस काम में अच्छे हो। और जब आप किसी के पास पैसे के लिए नहीं जा रहे हो ना, तो वो आपको खुशी से सिखाएगा। जब आप पैसे के लिए जाते हो ना, तो सामने वाले का ये सोच होता है यार ये 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है, इसको कितना ज़्यादा निचोड़ लूँ, कितना ज़्यादा काम करा लूँ, कितना कितना करा दूँ इससे। पर जब आप अपने इंटेंशन क्लियर रखोगे ना कि मैं इंटर्नशिप करने आया हूँ, सीखने आया हूँ, आई वुड लव टू लर्न, तब सामने वाला भी आपको सिखाने में पैशनेट होता है। राइट। और आज से 20 साल पहले माहौल अलग था। आज आप सोशल मीडिया से सब कुछ खुद सीख सकते हो, खुद कर सकते हो। आज मेरे सर्कल में एकता जी ऐसे 25 बच्चों के मैं उंगलियों पे नाम गिना सकता हूँ जिनकी उम्र 20 साल, 18 साल, 16 साल, 17 साल है, एंड दे ऑल आर अर्निंग इन करोड़। लाख में नहीं कमा रहे हैं, करोड़ में कमा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने 16-17 साल की उम्र से स्कूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये लाइन बोल के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ना नहीं चाहिए। उन्होंने जिस समय उनको पता चल गया कि यार मेरा पैशन है कंटेंट क्रिएट करना, वो कंटेंट क्रिएशन में लग गए। चाहे हम दीपक दहिया की बात करें, हम दुर्वेश की बात करें, हम राहुल राजा की बात करें, सुष्मित तुषारिका की बात, इन सबको आप जानते हो। मैं ये नाम केवल इसलिए ले रहा हूँ कि लोग समझे कि यदि ये लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और ज़रूरी नहीं है कि आप YouTube में ही कंटेंट बनाएं, बहुत सारे फील्ड है जिसमें ये आपका चारों नाम चीज़ है। मैंने आपको जो बोले इसमें केवल एक यूट्यूब कंटेंट बनाने वाला, बाकी 3 अलग फील्ड के लोग हैं। तो ये ना समझा जाए कि हम यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारे फील्ड्स की बात कर अभी रहे हमारे हैं। घर पे एक और लड़का काम करता है, अभिषेक नाम है, मेरे ख्याल से वो भी 16-17 साल का है। वो भी जब आया तो उसका एक ही चीज़ था, मैं सीखने आया हूँ। तो जब व्यक्ति सीखने आता है ना, तो उसका सोच अलग होता है। और जब व्यक्ति नौकरी 10 to 5 वाले माइंडसेट में आता है ना, तो उसको लगता है मैंने 10 से 5 जितना करना था काम, ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे जो पैसा देता उतना काम मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। जब ऐसे माइंडसेट से आप कहीं बैठोगे तो आप जीवन में सीख ही नहीं कुछ ही पाओगे, नहीं आपकी कर उन्नति पाओगे। कभी नहीं होगी। आप सही देखो, बात आप है। खुद भी कभी नौकरी करते थे, है ना? बिल्कुल करते थे। आज आप नौकरी से इस चेयर पे पता है क्यों बैठे हो? क्योंकि जब आप नौकरी भी करते थे ना, तो आपने कभी 10 से 6 वाली नहीं की होगी। मैं कभी बॉस के अंडर रह ही नहीं पाई, मुझसे हुआ ही नहीं, मैं अपने हिसाब से काम आपने करती हमेशा थी। आपने काम को इम्पोर्टेंस हाँ, दिया होगा, आपने exactly। टाइम को नहीं दिया नहीं। होगा। आप ये सोच के गए होगे टास्क कंप्लीट होना चाहिए, बस मुझे जो काम असाइन हुआ है वो 2 घंटे में हो या 20 घंटे में हो, जब तक मेरा वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा आई विल नॉट लीव द डेस्क। एग्जैक्टली, है ना? ट्रू, वेरी ट्रू। ये आपने मुझे कभी नहीं बताया, पर ये हर बिजनेसमैन जिसने पहले कभी नौकरी की और आज सफल बिजनेस कर रहा है, उनकी एक क्वालिटी ये होती हम होती लोग है। रात 2-2, 3-3 बजे तक काम, आज ये के आपने तो नहीं एम्प्लॉइज बताया को था बिल्कुल नहीं आपको बताया। आज के एम्प्लॉइज जो काम करते हैं उनको आप बोल दो कि रात में कोई टास्क आ गया आपको करना। मुझे याद है कि मुझे 12:30 बजे एक टास्क बोला गया था, मैं 1:30 बजे तक उस टास्क को करके दी थी। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेडिकेशन, जो आपके अंदर होना चाहिए। अपनी इंटरनल टीम में भी जब ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैशनेट है अपने काम के लिए, बिल्कुल, बहुत से लोग दे हैं। विल डेफिनेटली ग्रो। डेफिनेटली दे विल। अच्छा, मैंने ना एक इंटरव्यू देखा था, एक गुजराती थे, उन्होंने कहा था कि मेरे घर पे पैसा था बट मुझे कमाने के लिए फॉरेन कंट्री भेज दिया गया वहाँ पे पढ़ने के लिए, और कहा गया कि तुम्हें अपना खर्चा खुद निकालना है। तो उन्होंने टॉयलेट भी साफ़ किया, उन्होंने मैगडी में भी काम किया, बट ही इज़ नाउ अ बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ द इंडिया, जिनका फॉरेन में भी काम चलता है। तो क्या आपको लगता है कि ये वो जेनेटिक होना चाहिए आदमी के अंदर कि उसको शुरुआत से ही इस काबिल बनाया जाए? मतलब एक होता है ना कि चिड़िया का बच्चा जब होता है तो उसको उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इस काबिल बनाना चाहिए ताकि वो आगे चल के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बन सके। इट इज़ नेसेसरी टू एवरी पेरेंट्स। 100 नहीं 101% होना चाहिए। जो मैंने बीच में भी आपको बात बोली कि बच्चे को बचपन से आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ कि भाई तुमने खाना खाया, थाली उठाओ, प्लेट उठाओ, वॉश बेसिन में जाओ, धो लो। तुमने कपड़े पहने, अपने कपड़े खुद धो लो। अपने छोटे छोटे काम जब आप खुद करने की आदत डालते हैं ना, तो आपको बाहर जाके वो स्ट्रगल्स नहीं लगते हैं।
और जब आप अपने घर में बच्चे को छोटे छोटे काम भी नहीं करने देते हो ना, तो फिर उसको हर काम लगता है कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। फिर उसके दिमाग के वो जो चक्षु होते हैं ना, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो न्यूरॉन्स ओपन ही नहीं होते हैं। कैसे ओपन होंगे? यदि आपने कभी खाना खुद नहीं बनाया तो कैसे आपको उसकी इंटरनल चीज़ें पता चलेंगी? बिल्कुल केवल किताब पढ़ के तो नहीं चलेगी। नहीं यदि चलेगी। आपने केवल किताब में पढ़ लिया कि साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं, तो साइकिल चलाना तो नहीं सकते। यदि आपने किताब में पढ़ लिया कि स्विमिंग कैसे करना है, तो वो नहीं सीख सकते। हम देखो, जब छोटे होते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, उस समय जब हमारे कान और आँख और नाक सब काम तो करते हैं, पर हम समझते कुछ नहीं है। बहुत गहराई से समझिएगा इस बात को। जब बच्चा पैदा होता है वो समझता कुछ नहीं है, छोटे छोटे इशारे समझता है। उस समय वो अपने हाथ पैर खुद चलाता है। उस समय पहले वो हाथ पैर चलाता पूरी एनर्जी के साथ, है ना। जब उसको समझ में आता है इससे कुछ नहीं हो रहा, फिर वो अपने अंदर से सोचता है कि अब मैं क्या करूं कि हिलूं। फिर वो करवट लेना शुरू करता है। फिर करवट लेने के बाद फिर भी कुछ नहीं होता है, फिर वो घिसटना शुरू करता है, दोनों हाथ दोनों पैरों से आगे पीछे होना शुरू करता है। फिर उसको समझ में आता है इसमें भी स्पीड नहीं आएगी, फिर वो धीरे धीरे खड़े होना शुरू करता है। अब वो इस प्रोसेस में सैकड़ों बार फेल होता है, बहुत बार। पर उस प्रोसेस में कोई भी आदमी उसको जाके कान में नहीं बोलता कि तू कभी चल नहीं पाएगा। यदि कोई उसके कान में ये बात बोल दे और वो लैंग्वेज समझता हो, तो कोई बच्चा चल ही नहीं पाएगा। ट्रू, वेरी वो ट्रू। जब भी गिरता है ना, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, उत्साह देते हैं, हम सहारा देते हैं, फिर वो धीरे धीरे सीख जाता है। चलना हर बच्चे को किसी ना किसी ने सिखाया होगा, दौड़ना कभी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद दौड़ता है। क्योंकि उसने वो पूरी प्रोग्रामिंग अपनी बॉडी में खुद से क्रिएट की है। पर जैसे ही वो बड़ा होता है, हम उसको एक सहारा दे देते हैं। बेटा ये नौकर है तुम्हारा ये काम कर देगा, बेटा मम्मी तुम्हें खाना बना के दे देगी, बेटा बहन ये कर, मतलब हमने उसको एकदम बेसहारा कर दिया। खुद क्रिएट करने दो ना, खुद सीखने दो, खुद जानने दो, कैसे नहीं होगा। तो वो जो बीच का पीरियड होता है ना, 3-4 साल के बाद, जैसे वो स्कूल जाता है और हम उसको सारी चीज़ें हाथों पे करके देना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो, सुविधा दो बच्चे को, मैं सुविधा देने बिल्कुल ना नहीं कह रहा हूँ, उसको केयर भी करो, इसके लिए भी ना नहीं कर रहा हूँ, पर जिन चीज़ों में वो फाइट कर सकता है वो तो फाइट करने दो। उसका हाथ पैर तो चलने दो। हम बच्चे को बाहर खेलने नहीं जाने देते। बच्चों को इतनी सी धूल मिट्टी लग गए हम अरे भाई क्यों? धूल मिट्टी नहीं जाएगी तो इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? शरीर का अपना जो तंत्र डेवलप कैसे होगा? ट्रू, वेरी ट्रू। सर, ये तो चीज़ें समझ में आ गई होगी लोगों को। अब जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे ने क्लैरिटी पा ली, उसने समझ लिया चीज़ों को, अब वो मार्केट में आया, ठीक है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते होंगे। एक जो सबसे बड़ा फियर होता है ना, फियर बहुत तरीके के होते हैं। सबसे बड़ा जो फियर होता है ना, वो होता है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? मैं अगर 10 लाख का नौकरी कर रहा हूँ या 10 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले एक फेयर आता है ना, जैसे आप में पोटेंशियल है, या मान लीजिए कि यश में पोटेंशियल है, वो कैमरा से, एडिटिंग से और भी ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन वो इस फियर में है कि अगर मैं कुछ और किया, अरे तू क्या करेगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। ये फियर वाले भी आपके पास आते होंगे। दिस इज़ कॉल्ड फियर ऑफ जजमेंट, जो कि एक इंसान को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या आगे बढ़ने से रोकता है। इसके लिए आप किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है एकता जी। इसमें वन वर्ड में एक जवाब दूं, केवल संगत बदल लो। देखो, आपके पास है ना, 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो ना, तो 2 चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई चुनौती में आते हो ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है वो डिसीजन जो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में है, एक होता है वो डिसीजन जो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में नहीं है ना, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं जीवन में। जो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में, उसमें दिमाग लगाओ। आप और मैं बैठ के बात कर रहे हो और आप मुझसे नेगेटिव बात कर रहे हो, या आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, या आप मेरे सामने कोई ऐसी बात बोल रहे हो जो बात मुझे मेरी जर्नी में रुकावट बन रही है, तो मेरे पास आपका मुंह बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है आज। पर मेरे पास ये ऑप्शन तो है कि एकता जी मुझे कुछ काम है, मैं आपसे कल मिलता हूँ, या दोबारा मिलता हूँ, 1 हफ्ते बाद मिलता हूँ। मान लो आपके फादर भी बोल रहे हैं, तो आप फादर से बोल सकते हो कि पापा जी मुझे पढ़ाई करनी है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपसे इस पे बात करूँगा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है ज़रूरी, मुझे खेलने जाना है, मुझे कोई जो भी काम आप करते हो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल के बाहर है, उसको वक्त पे छोड़ दो।
जो चीज़ें आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल के अंदर है उसमें अपने आप को पूरा झोंक दो। जिस व्यक्ति ने आज आपके बारे में कुछ भी बोला है और आपने उसको छोड़ के चलेगा और आपने 6 महीने 1 साल अपने आप को समय दे दिया, वही व्यक्ति के शब्द बदल जाएंगे, भावनाएं बदल जाएंगी, देखने का नज़रिया बदल जाएगा यदि 6 महीने 1 साल आपने अपने आप पे काम कर लिया तो। और किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में सदियां बिल्कुल नहीं लगती। हर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 3 साल तगड़ा मेहनत चाहिए, पूरा फोकस चाहिए, पूरा डेडिकेशन चाहिए, पूरी शिद्दत चाहिए। यदि आपने 3 साल बिना फोकस को डिस्ट्रैक्ट करे धंधा कर लिया, आपको उसके बाद पूरे जीवन मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लानिंग लगानी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी, पर जो बोलते हैं ना कि हार्डवर्क जिसको बोलते हैं वो नहीं करना पड़ेगा यदि आप सही डायरेक्शन में एक फोकस के साथ काम कर रहे हो। तो जो आपने बात बोली कि आपको क्लैरिटी मिल गई है ना, उसके बाद कैसे आप आगे बढ़ो, तो क्लैरिटी जिस दिन तक नहीं मिल रही है, मैं बोलता हूँ 40 साल के भी हो गए तो चिंता मत करो। KFC वाले ने 62 के बाद अपनी जर्नी शुरू की, वॉरेन बफे ने सही पैसा तो 60 साल के बाद कमाया, बोमन ईरानी ने कितने टाइम के बाद, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे ना अपने आपकी और मेरी नज़र में। बिल्कुल है। तो बच्चे या यूथ किस बात से घबरा जाते हैं कि अरे समय निकल जाएगा, फिर मेरे पास वो एनर्जी नहीं रहेगी। भाई एनर्जी नहीं रहेगी, पर यदि तुम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो जो एक्सपीरियंस गेन करोगे, जो समझ गेन करोगे, वो तो आपके यही है ना, वो तो नहीं निकली ना। सब्जेक्ट ये है कि आप अपना समय कहाँ निवेश कर रहे हो। यदि आप कोई ऐसी एक्टिविटी में अपना समय लगा रहे हो जो एक्टिविटी आपको आपके गोल के तरफ या आपको अपने सपने के तरफ लेके नहीं जा रही, तो डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं होगे। पर यदि आप शिद्दत से समय दे रहे हो तो 40 साल भी लग रहा है तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कई बार जब कल मैं किसी के साथ बैठा था, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, आपने भी उनके पॉडकास्ट किए, मनमोहन जी, किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा मनमोहन भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि आप जो सबसे बड़ी चुनौती आपके जीवन की थी वो आप पार कर चुके हो, इसके बाद के जो काम है सब चिल्लर है। मतलब आपने 10 साल अपने आप को मनमोहन बनाने में जो झोंका है ना, ये काम सबसे कठिन था जो आप कर चुके हो। ऐसा भी कहने वाला कोई होना चाहिए, लोग कहते तो है नहीं, मेन चीज़ तो ये है। आप और मैं मिलके कहेंगे नहीं, कहना चाहिए। आप किंग बन सकते थे, आप एक सक्सेसफुल किंग बन सकते थे। आपने किंग मेकर की राह क्यों चुनी? आपको क्यों लगा कि आपको किंग मेकर बनना चाहिए? क्योंकि मैंने तो जाना है और देखा भी है कि आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को करोड़ों में टर्नओवर ला कर देते हो। तो क्यों? आपको चाह नहीं है, आपको लालच नहीं है कि मेरे पास पैसे हो, मैं रेवेन्यू जनरेट करूं? देखिए, अभी जो अपन बात कर रहे थे क्लैरिटी की, है ना, मुझे भी ये क्लैरिटी 35 के बाद आई। 35 तक मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी। 35 भी नहीं बोलूँगा मैं, और बाद में बोलूँगा, 40s के पहले आई, पर 35 के बहुत बाद में आई। तो इतने साल मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस किए, और जब मैंने अपने पास्ट की 10-15 साल की लाइफ को 2-3 महीने बैठ के स्टडी किया ना, तो मुझे ये पता चला कि यार मैं शायद दूसरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करने में हेल्प कर सकता हूँ बजाय खुद को ग्रो करने में। और जिस दिन से मुझे ये बात समझ में आई, उस दिन से मैंने उस काम में लग गया, पहली बात। अब दूसरी बात, इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा कि मैं एकता जी के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। एकता जी की कंपनी में मेरी कोई इक्विटी भी है और मैं कोई प्रॉफिट शेयरिंग में भी हूँ, और मुझे एकता जी को थोड़ा सा समय देना है। जो उनकी लाइफ में छोटे छोटे गैप हैं, उन गैप को अपने एक्सपीरियंस से फिल करना है और उनकी ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद जीवन भर एकता जी मेहनत करेंगी, मैं तो ऐसे बैठ के उनसे रेवेन्यू लूँगा ना। वेरी ट्रू बहुत स्मार्ट वर्क है। यदि मैंने 100 लोगों के साथ काम किया, मैं बोलता हूँ 100 में से, हर बार मैं लोगों से बोलता हूँ, 100 में से यदि 95 लोगों की भी नीयत खराब हो जाए तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा। 5 भी लोग यदि सही तरीके से दिल से अपने साथ जुड़े हैं और उन 5 लोगों ने दिल से अपने साथ काम कर लिया, तो मैं तो वैसे ही, जो भी एक व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करके कमाता मैं कमा लूँगा। तो लोगों का बिजनेस ये होता है पैसा कमाना, मेरा बिजनेस होता है लोगों को कमाओ, फिर वो पैसा कमाएंगे, उस पैसे में से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा ना। आपको क्या लगता है कि एक आदमी के लाइफ में बिलीफ का होना कितना ज़रूरी है? क्या बिलीफ आपके गोल को अचीव करवा सकता है? बिलीफ और गोल के बीच में क्या एक प्रोसेस है? क्या लगता है आपको, कैसे? आपने बचपन में ABCD तो पक्का सुना होगा, है ना। इस ABCD को केवल उल्टा कर दो आप, तो आपको बिलीफ का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। उल्टा करेंगे तो पहले क्या आएगा? D मतलब ड्रीम।
सबसे पहले आप ड्रीम देखो, फिर उस ड्रीम को कंसीव करो अपने अंदर। देखना अलग बात है और कंसीव करना अलग बात है। जब आप ड्रीम देखोगे, कंसीव करोगे, फिर बिलीव करोगे कि आप हो वो व्यक्ति, परमात्मा ने आपको वो जिम्मेदारी सौंपी है कि इस ड्रीम को आपको ही अचीव करना है, तब ए आ जाता है अचीव। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप बिलीव कर रहे हो ना, जो आप ड्रीम देख रहे हो, वो ड्रीम आप वही देख पाओगे जो चीज़ें आप करते हो खुद। और अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ। मान लीजिए आपका विजन है कि आपको एक स्कूल खोलना है, तो जब तक आप वो स्कूल जाके देखोगे नहीं, आपके ड्रीम में कभी स्कूल आएगा नहीं। क्लियर? आज मैं आपसे कोई भी ऐसी इमेज बनाने के लिए बोलूं कि आप क्यूबा कंट्री का मैप बना लो, आप बना पाओगे? नहीं याद है तो नहीं बनेगा। आपने कभी क्यूबा का मैप देखा? कभी बचपन में देखा होगा जब पढ़ती थी। देखा होगा तो बना पाओगे शायद, या सोच पाओगे। या अभी आप आंख बंद करो, क्यूबा कंट्री दिख रही है क्या आपको? स्पेलिंग बस आ रहा है दिमाग में, है ना? यदि आपने क्यूबा को कभी देखा होता कि उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं, तो आपको अभी आंख बंद करते आप दिखता। ठीक है? आप भारत का मैप बना पाओगे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा? आंख बंद करके देखो, दिखता है पूरा मैप लाउड एंड क्लियर? बहुत अच्छे से दिखता है ना क्लियर? जिस घर में आप रहते हो, यदि आंख बंद करोगे, उसकी पूरी पिक्चर्स दिखती हैं आपको, कॉर्नर कॉर्नर की, है ना? तो बिलीव कब आता है? जब आपने वो चीज़ कभी देखी हो। मतलब यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लाइफ को स्टडी करो, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिल सकता है तो उठने बैठने का मौका लो। अब लोग क्या सोचते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन मतलब सीधे मुकेश अंबानी, उसके साथ कहाँ बैठने का मौका मिलेगा? फिर वही बात जो मैंने अभी बोला था ना कि ए से सीधे डी पे जाना चाहते हैं, बीच के स्टेप नहीं लेना चाहते। भाई तुम्हारे घर के बाजू में कोई जनरल स्टोर भी चला रहा है और अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है और खुश है, तो सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली। सक्सेस की डेफिनेशन दुनिया ने बना दी है पैसा। मैं समझता हूं सक्सेस की डेफिनेशन है जो काम करके आप खुश हो। यदि एक रिक्शे वाला दिन भर रिक्शा चलाने का, शाम को अपनी फैमिली के लिए, भाभी के लिए गजरा ले जाता है, बच्चों के लिए टॉफ़ी ले जाता है, माँ बाप के लिए दवाई ले जाता है, और ये सब करके वो चैन की नींद सोता है खुशी खुशी, तो ही इज सक्सेसफुल देन यू एंड मी इफ वी आर अर्निंग करोड़ एंड नॉट हैप्पी। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। एंड वी आर मतलब हम पूरे के पूरे ग्रसित है डिजीज से, करोड़ों कमा के भी। तो पैसा कमाना मैं सक्सेस नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कितनी है, आपकी लाइफ में आपसे मिलकर लोग खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, आपके आने से किसी के जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरी खुशी के पैमाने वो हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं, और जो मैंने पहले बात बोली आपको कि किसी भी जो सक्सेसफुल है उसके पास जाओ, पहले उस बिजनेसमैन के पास जाओ, जब वो आप करने लगो फिर उससे बड़े आदमी का सर्कल ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब आप यदि अभी 0 कमाते हो तो 1000 कमाने वाले से मिलो, जब 1000 कमाने वाले से मिलना शुरू करोगे, उसके जैसा बनना शुरू करोगे, फिर आपको 10,000 वाले लोग मिल जाएंगे, फिर उस कम्युनिटी में आ जाओ, फिर लाख वाली कम्युनिटी में आ जाओ, फिर करोड़ वाली कम्युनिटी में आ जाओ। या आप इतने सक्षम हो कि जिनके साथ आप 1000 कमा रहे हो, आप उनको 10,000 में लेके जा सकते हो, तो उनको 10,000 में ले जाओ, लाख में ले जाओ, करोड़ में ले जाओ। तो जब आप वो बिलीव तभी आपके मन में आएगा जब आप वैसा करता किसी को देखोगे। यदि आपने किसी बच्चे के मुंह से सुना होगा कि मैं पीटी उषा बनना चाहती हूं, तो उसने कहीं ना कहीं पीटी उषा को टीवी में दौड़ते हुए देखा होगा, पेपर में खबर पढ़ी होगी, बुक्स में उसकी स्टोरी पढ़ी होगी, तब उसके दिमाग में वो विजन बना। जो बिजनेस या जो गेम आपने खेला ही नहीं है उसके बारे में बिलीव करने बोलूंगा मैं आपको बिलीव ही नहीं होगा। तो हम क्या बनना तो चाहते हैं, क्या मुकेश अंबानी, है ना? पर मुकेश अंबानी को हम कुछ स्टडी नहीं करना चाहते, हम ए से जेड पे सीधे जंप लगाना चाहते हैं, बीच के स्टेज पे जाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, वेरी ट्रू। सर अब मुझे ये बताइए, मैं ना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रतन टाटा जी को मानती हूँ। उनकी लाइफ, उन्होंने जो सोशल वर्क किया, उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ खड़ा किया, मतलब ही इज़ अ हैप्पी मैन जो उन्होंने किया। एक आदमी रतन टाटा क्यों नहीं बन पाता है? अगर वो बिज़नेस कर तो लेता है, लेकिन वो रतन टाटा जैसा सोच क्यों नहीं रख पाता है, क्यों? बहुत शानदार सवाल है। मतलब आपके सवाल ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं होने चाहिए, इतने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। आप ये बताइए एकता जी, आप अपने जीवन में सबसे बड़ा अमाउंट क्या कमाना चाहते हैं? मैं सच बताऊं, मैं बस इतना कमाना चाहती हूँ ना कि मेरी जो फैमिली, इट्स अ वेरी बिग फैमिली, दोनों तरफ का मिला के, उनको कभी भी कुछ ज़रूरत हो तो मैं रहूं
और मेरी बुद्धि सही रहे, मेरे अंदर कोई अहंकार ना है, भगवान मुझे उतना पैसा दे, मैं इतना ही कमाना चाहती हूँ। इस जवाब को याद रखिएगा, है ना। हाँ। आपको याद है जब ताज होटल पे बम ब्लास्ट हुआ था, है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी एक्सपायर हो गए थे, शहीद हो गए थे, जो होटल में काम नहीं करते थे। उनकी भी जिम्मेदारी रतन टाटा जी ने उठाई थी। ये दूसरी बात भी याद रखना, मैं सबको कनेक्ट करूँगा। तीसरा, मेरा एक मित्र है जो TCS में काम करता था, तो वो अपने जॉब से थोड़ा सा कम हैप्पी था। तो मैंने सोचा जब तू खुश नहीं है तो जॉब बदल ले। तो उसका स्टेटमेंट था, नहीं, टाटा में हूँ ना मैं, तो मेरी लाइफ हमेशा सिक्योर है, मेरी फैमिली हमेशा सिक्योर है। ठीक। तो पहली चीज़ जो मैंने आपसे पूछी थी कि आप कितना कमाना चाहते, तो आपने क्या बोला? इतना कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाऊँ। रतन टाटा जी हमेशा पूरे रतन टाटा ग्रुप को, पूरे टाटा ग्रुप को अपनी फैमिली समझते थे, और वो ये सोचते थे कि इस पूरी फैमिली को मैं हमेशा खुश रख पाऊँ, भगवान मुझे उतना दे। तो भगवान ने उनको उतना दे दिया। ठीक। उसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए कि जब मुंबई बम विस्फोट हुआ तो भी उन्होंने सबकी ध्यान रखा, और उनके यहाँ काम करने वाले लोगों का सोच क्या होता है। कोविड के समय उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा। तो जब आप कोई बड़ा विजन देखते हैं ना, बड़ा विजन बनाते हैं, तो उनका विजन क्या है कि उनको देश की समृद्धि में योगदान देना है, उनको पूरा देश परिवार लगता है। तब तो उन्होंने कोविड में भी दिल खोल के मदद की, इतने कैंसर हॉस्पिटल बना के रखे हैं, इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना के रखे हैं, इतना डोनेशन करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज रतन टाटा अगर होते तो TCS में ले ऑफ्स होता? शायद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो जब आप, मतलब कोई भी व्यक्ति रतन टाटा बन सकता है जिस दिन वो देश को अपना परिवार मानना शुरू कर दे और ये सोच ले कि मैं इस देश की तरक्की में योगदान देना चाहता हूँ, परमात्मा आपको उतनी सामर्थ्य दे देगा। मतलब ये मैं अपने जीवन से महसूस करता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैं शायद खुद के खर्चे पाने के लिए भी बड़ा तंग था, है ना। मतलब मैं अपनी भी डे टू डे रूटीन बड़ी अच्छी नहीं जी पा रहा था। पर जब विजन बड़ा बना कि मुझे 100 कंपनियों को 100 करोड़ का बनाना है, जब विजन बड़ा बनाना, तो परमात्मा ने पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे संसाधन दे दिए, कहाँ कहाँ से लोग दे दिए, कहाँ कहाँ से नेटवर्क दे दिए। मतलब मैं तो एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, और छोटे से शहर से रहने के बाद आज दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं पे भी हो, परमात्मा के आशीर्वाद से बड़े अच्छे अच्छे लोगों का सानिध्य मिलता है, साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो जब सोचा तो परमात्मा ने झोली भर भर के जो मेरी, मतलब वो बोलते हैं ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया ऑब्वियसली। तो जब सोचा ना तो चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति रतन टाटा बन सकता है, उसको सोच वो रखनी पड़ेगी कि मुझे ये काम इसके लिए करना है। लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, जैसे भी मैं मान लो किसी से भी पूछता हूँ, मान लो यश से पूछता हूँ कितना पैसा कमाना है, तो कहेगा 500 करोड़। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं कहूँगा 500 करोड़ आ गए, चल तेरे पास अकाउंट में पड़े, अब क्या करेगा? पहले एक बहुत अच्छा घर बनाऊँगा। कितने का बनेगा? 5 करोड़ का। चल 5 करोड़ कम कर दे। फिर क्या करेगा? एक गाड़ी खरीदूंगा। कितने की खरीदेगा? 2 करोड़ की। चल 2 करोड़ कम कर दिए। इसके बाद क्या करेगा? ये करूँगा, वो करूँगा, सब मिलाए कितना हुआ? 5 करोड़ और मान लो 12 करोड़ हो गया, और 3 करोड़ एक्स्ट्रा मान लो 15-20 अब करोड़। 485 करोड़ का क्या करोगे? तो उसका जवाब नहीं है। आप पूछना किसी से भी ये सवाल। हाँ, ये जिस दिन वो ये बोल देगा ना कि मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए हैं जिससे मैं भारत के लिए एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाऊं कि हम गुरुकुल परंपरा को वापस लेके आए, मैं आपको दावे से कह सकता हूं उस व्यक्ति को अगले 3 से 4 साल 5 साल में 500 करोड़ रुपए भगवान आ जाएगा। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हम ड्रीम तो देखते हैं, हम पैसा तो मांगते हैं भगवान से, पर वो पैसे को उपयोग कहाँ करोगे ये कोई बात ही नहीं करते, ये हमने सोचा ही नहीं है। और जिस जिस व्यक्ति ने उसका विजुअलाइजेशन सही किया है ना कि मुझे 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 5000 करोड़ इस काम के लिए चाहिए, जैसे रतन टाटा ने कभी सोचा होगा कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए, आ गया। अब मुकेश अंबानी के जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने सोचा होगा कि मुझे ये काम करने के लिए पैसा चाहिए, आ गया। उन्होंने सोचा मुझे जामनगर में रिफाइनरी लगानी, आ गया। उनकी बायोग्राफी के ऊपर एक फिल्म बनी थी गुरु, उसमें उन्होंने दिखाया कि 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके उन्होंने अपनी रिलायंस बनाई जो आज लाखों करोड़ की कंपनी बन गई। तो वो सोच थी ना कि मुझे किसी से 10 रुपये चाहिए तो किस काम के लिए चाहिए, मैं उसको कहाँ उपयोग करूँगा। तो हर व्यक्ति रतन टाटा बन सकता है यदि उसके मन में वो प्लानिंग हो कि मुझे जो पैसा आ रहा है उसका निवेश कोई अच्छे काम में कैसे करना है। आप देखो जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास भी वो विजन नहीं है ना, वो अपने उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं।
और जिन्होंने भी वो विजन देख लिया कि मुझे ये पैसा इस काम के लिए कमाना है, वो आ जाता है। देखिए, हमने बहुत सारे फैक्टर्स पे बात की जो मैंने आपको कहा कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये सब हमने पार कर लिया, सब सोच लिया, सब चीज़ों को कर लिया, लेकिन परिवार का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो चाहे आप कोई अपने पीछे किसी को रख लो, चाहे आपके जैसा पर्सन हो जो उनको सपोर्ट करे, चीज़ों को संभाले, या इमोशनल फैक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है। आपकी नज़र में क्या ये सही है कि हाँ, अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए या ऐसा परिवार होना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे और आपको बूस्ट करे कि तू जा, तू कर, मैं हूँ ना पीछे, या एक पत्नी होनी चाहिए कि संभाल लूँगी, मैं हूँ, तू जाओ, तुमको जो करना है करो। तो ये क्या बहुत ज़रूरी है? देखो, ये ज़रूरी है, इसको बाद में बात करेंगे, पहले उसके पहले की बात करते हैं। किसी भी परिवार में, चाहे वो भाई भाई हों, चाहे वो बेटा बाप हो, चाहे वो पति पत्नी हो या दोस्त हो, इनमें यदि रिश्ते में कोई कमज़ोरी आती है तो कब आती है? जब कम्युनिकेशन टूटता है या एक दूसरे के ऊपर किसी भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। जो आपने पहली चीज़ बोली, एक ही वर्ड में पूरा सार छुपा हुआ है। कम्युनिकेशन मिस होता है। यदि मुझे अपने जीवन में जो भी अचीव करना है, यदि वो मैं अपने माता पिता से बैठ के शेयर करूं, मैं अपने भाई से बैठ के शेयर करूं, मैं अपनी अर्धांगिनी से बैठ के शेयर करूं, मैं अपने मित्रों से बैठ के शेयर करूं, तो जो मेरा अपना है ना, वो हर हाल में मेरा अपना है और सपोर्ट करेगा। और जो मेरा अपना नहीं है, मुझे उसकी बिल्कुल पड़ी नहीं है, मुझे नहीं पड़ी। ठीक। तो किसी भी तरक्की करने वाले व्यक्ति के पीछे केवल पत्नी नहीं, केवल माँ बाप नहीं, केवल दोस्त नहीं, हर वो व्यक्ति जो उससे जुड़ा है उसका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और हर व्यक्ति आपको दिल लगा के, जान लगा के सपोर्ट करने तैयार होगा जब आप उसके सामने हर बात कम्युनिकेट करोगे। मैं एक एग्जांपल मेरी लाइफ से देता हूँ आपको समझने के लिए। जब मेरी नई नई शादी हुई, शादी सबकी नई नई जब होती है, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी अर्धांगिनी का फ़ोन नहीं उठाया, तो 2-4 बार उस विषय में थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ, तू मैं हुई। एक बार मैं अपने, उस समय मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हुआ करता था किसी कंपनी में, एक बार मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको ले गया, और जब उन्होंने वहाँ देखा कि मैं सुबह 8-9 बजे स्टेज पे जाके खड़ा हुआ और रात को 10-11 बजे तक मैं वहीं लोगों के बीच में घिरा था, उसके बाद से आज तक उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं लगाया। फिर वो मुझे व्हाट्सअप कर देती हैं, कोई भी समस्या होती है तो व्हाट्सअप पे भेज देती हैं कि ये बात है, या कोई अर्जेंसी होती है तो फ़ोन लगाती, बिना अर्जेंसी के कोई फ़ोन नहीं लगाती। तो कहना चाहता हूँ कि जब आप उस लेवल पे पहुँच जाते हैं ना लाइफ में, तो वो लेवल पे पहुँचने के पहले वाला स्टेज बहुत ज़रूरी है, और वो स्टेज है आपके केवल परिवार नहीं, पूरे इर्द गिर्द हर व्यक्ति का आपको 100% सपोर्ट होना चाहिए। और वो 100% सपोर्ट तभी आता है जब आप उनको लाउड एंड क्लियर कम्युनिकेट कर दो कि भाई मैंने मेरे जीवन में ये काम करने के लिए सोचा है, इसमें मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए। कौन नहीं करेगा? आज आप सर्वेश जी को सपोर्ट नहीं करते क्या? बिल्कुल करती हूँ। क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है ना कि वो क्या काम करना चाहते हैं। कभी वो ऐसे घूमते फिरते, कभी खाना खाते, आपसे अपने ड्रीम शेयर करते होंगे। जब वो ड्रीम शेयर करते होंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। फिर जहाँ आपको लगता ना कि उनको ये काम करना चाहिए, वहाँ आप आगे से बोलते होगे कि नहीं, ये ऑफिस का सारा काम मैं संभाल लूँगी, आप जाओ पॉडकास्ट करके आओ, आप जाओ उससे मिल के आओ, मैं सब देख लूँगी। वैसा हर जगह हो सकता है, केवल उसमें एक चीज़ चाहिए, कम्युनिकेशन। कई बार मित्र एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, सालों बात नहीं करते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यदि आप जाके एक बार सॉरी बोल दो, हाँ भाई मुझसे गलती हो गई थी, चल बात खत्म कर, एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, तीसरी बार तो पिघल ही जाएगा ना, वो मित्र है तुम्हारा। और तीसरी बार में भी नहीं पिघल रहा तो काय का मित्र? तेल लेने जाने दो उसको, दूसरा आदमी ढूंढ लो। बिल्कुल। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं बोलता हूँ 3 बार झुक जाओ, पर तीसरी बार झुकने के बाद भी उसका ईगो बड़ा समझ में आ रहा है, तो परमात्मा को धन्यवाद दे दो कि परमात्मा बहुत अच्छा किया आपने जो इसको इस बात से नाराज कर दिया। कम से कम मैं इस पे जो समय निवेश करने वाला था वो समय निवेश नहीं करूँगा। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने किसी को करोड़ों रुपए का टर्नओवर दे दिया, ठीक है, आपने 10 करोड़ 15 करोड़ का टर्नओवर, उससे ज़्यादा का आपने दे दिया,
लेकिन यहाँ पे टिके रहना और ऐसे होने में अंतर है। तो क्या आपको लगता है कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का डाउनफॉल शुरू होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ईगो आता है या किसी का क्या कहते हैं कि मैं मुझसे ज़्यादा कोई है नहीं, या उनको ये लगने लगता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं ही मार्केट में सब कुछ हूँ, तो इस वजह से वो डाउनफॉल क्रिएट होना शुरू होता है। मैं कहना ये चाह रही हूँ, दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हो और आप उस रास्ते पे चल दिए हो, तो आपको कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो नहीं करना चाहिए ताकि वो डाउनफॉल का आपका रीज़न ना बने। बहुत शानदार सवाल है और मुझे सच में लग रहा है कि पॉडकास्ट ख़त्म ही नहीं होगा जैसे आपके सवाल चल रहे हैं। देखिए एकता जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक बिजनेसमैन के फेलियर की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है वो स्वयं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं ही होता है। वो स्वयं इसलिए होता है कि पहले वो जिस लेवल पे होता है, जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है ना, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद वो पहले वाले लेवल को भूल जाता है। जिस व्यक्ति को, मान लीजिए आपकी परवरिश गांव में हुई फॉर एग्जांपल, या आपने अपनी बचपन में मम्मी पापा ने बड़े स्ट्रगल से आपको बड़ा किया है ना, अब आप जब वहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाते हो ना, तो आप वो अपने पुराने दिन भूल जाते हो, जड़ों को खो देते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ये चीज़ें भूलता है ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, मुकेश अंबानी जी के जो सुपुत्र हैं, उनकी जब शादी हुई तो उनके गांव का कोई व्यक्ति उनको 100 या 200 रुपए हाथ में दे के गया, और वो ले लिया, उसने वो पैसे लिए और उनके पैर छुए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, या पैर छुए पैसे लिए, दोनों बातें आगे पीछे उन्होंने मुझे रखा, exact उन्होंने याद नहीं है ना। पॉकेट में भी रखा उसको। तो आप देखिए, क्या मुकेश अंबानी के लड़के को 100 रुपए की ज़रूरत है या 200-500 रुपए की उसके पास ज़रूरत है? जितनी देर में उसने वो 100 रुपए लिए होंगे, उतनी देर में उसकी कंपनी ने 100 करोड़ कमा लिए होंगे। जितनी देर में वो पैसे का आदान प्रदान हुआ ना, उतने में तो 100 करोड़ कमा लिए होंगे। पर उसके फादर ने उसको बताया कि तुम कहाँ से उठ के यहाँ आए हो। तो सबसे पहले तो है ना, बिजनेसमैन में जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो ये भूल जाता है कि मैं कहाँ से उठ के आया। फिर वो ये भूल जाता है कि जब मैं वहाँ पे था तो कौन मेरे साथ था। फिर उसको तीसरी बात ये लगने लगती है अपने च भगवान, क्योंकि अपन तो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो वो अपने उन सलाहकारों से बात करना या उनकी राय लेना उचित नहीं समझता जो उससे कड़वी बातें करते हैं, जो उसको सच बोलते हैं। मतलब वो शुरुआत में तो उनसे बात करने में उसको आनंद आता है, पर एक लेवल पे जाने के बाद उसको उनसे बातचीत करने में आनंद आना कम हो जाता है, क्योंकि उसको क्या लगता है, यार इसने तो 100 करोड़ कमाए नहीं, अपन ने 1000 करोड़ कमा लिए, मेरे साथ बैठने लायक नहीं है, अपन ने 1000 करोड़ कमा लिए, इसने तो 100 करोड़ कमाए नहीं, अब ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, ये मुझे सिखाएगा कैसे करना है। राइट। तो ज़रूरी नहीं है ना कि यदि एक डॉक्टर टीबी की दवाई देता है तो उसको पहले खुद टीबी हुई हो, ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है कि वो खुद टीबी से जब गुजरेगा तभी टीबी की दवाई दे पाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो अपने बेसिक्स भूल जाता है। वो बेसिक्स जिन लोगों, क्योंकि देखो जब आप लाइफ में शुरुआत में ग्रो करते हो ना, जब आप कुछ भी नहीं होते, तब यदि पत्नी आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ है, मतलब वो आपके पैसे के लिए आपके साथ नहीं थे। जब आप पैसा कमा लेते हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाते हैं, वो सब वो लोग होते हैं जो केवल पैसे के लिए आपके साथ होते हैं। तो ये जजमेंट जिसको करना आता है ना, कि कौन मेरा पैसे का साथी है और कौन मेरा साथी है, जिस दिन उसको ये जजमेंट करना आ गया, उस दिन उसको ये जो ईगो वर्ड है ना, ये कम आता है, एरोगेंसी कम आती है। जब जब उसको अपना बेसिक्स पता है ना, कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ और परमात्मा मुझे कभी भी वहाँ लेके जा सकता है। एक स्टोरी सुनाता हूँ यदि आप इजाज़त दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, पूरी स्टोरी बस बताऊँगा। एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक दिन उनके साथ हम लोग ऐसे ही चाय पे बैठे थे, वेरी सक्सेसफुल। वो बोले, आज मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला कि कृष्णा कैन टेक एवरीथिंग इन 1 मिनट। बताओ यार गुरुजी, समझ ही नहीं रहे मैं क्या हूँ, समथिंग लाइक दैट, है ना। कृष्णा को चैलेंज, मतलब क्या बोले, कृष्णा कैन टेक एवरीथिंग इन 1 मिनट। उनके गुरुजी ने ये स्टेटमेंट दिया और वो बोले, मतलब वो उस प्रकार से अंदाजा बयां कर रहे थे कि ये लगे कि बताओ मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कुछ करने लगा हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैं एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी इसलिए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, पर आप भावनाएं समझिए। एकता जी, मतलब ये बात बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो व्यक्ति साल का 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा था, वो व्यक्ति कुछ ही महीनों बाद साल के 10 लाख का भी रेवेन्यू नहीं कर रहा था, कुछ ही महीने बाद।
सॉरी 10 लाख रुपए महीने का भी रेवेन्यू नहीं कर रहा था, मतलब 12 महीने का भी जोड़ लो तो 1 करोड़ 20 लाख मान लो, 15 लाख 20 लाख मान लो। कुछ ही महीने बाद, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि अपुनिच भगवान, अपुनी ने सब बनाया है, फिर एरोगेंसी आ गई, लोगों से बात करने के तरीके बदल गए। हिरण्यकश्यप का भी ऐसे ही भगवान ने तोड़ा था घमंड। तो आप ऐसा समझिए कि जिस दिन आपको ये आ जाता है ना, उस दिन से जो आपने सवाल पूछा ना, डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। जिस दिन आपके मन में आ गया सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं, और जिस दिन आप ये भूल गए कि मेरा पैसा का साथी कौन है और मेरा साथी कौन है, उस दिन उसको आपको, आपकी थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, उस दिन उसको, परम शक्ति को, आपको आपकी औकात याद दिलाने में मिनट लगते हैं। बहुत सही बात है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो अपनी सफलता का। ग्रेटिट्यूड हर उस व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड रखो जो आपके उस समय आपके साथ था, जब आपके पास पैसा नहीं था, जब आपके पास धंधा नहीं था, जब आपके पास लोग नहीं थे, जब आपके पास खाने को नहीं था। हर उस व्यक्ति का सम्मान करो। देखो, जब आप जीवन में बड़े होते हैं ना, तो बहुत सारे रिश्ते छूटते हैं, नो डाउट, पर आप कितने भी व्यस्त हो, यदि मैं आज कितना भी व्यस्त हूँ और एकता जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, बड़े पुराने संबंध हैं, तो मैं एकता जी को फ़ोन उठा के ये तो बोल सकता हूँ कि एकता जी मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे भाई चक्रेश को फ़ोन लगा लो। सर, भगवान कृष्ण से ज़्यादा कौन व्यस्त था, मुझे ये बताइए। कोई भी नहीं। जब वो द्वार लगाते थे कौन व्यस्त था? जब सुदामा आते थे तो सारी उनकी व्यस्तता खत्म हो जाती बस थी। यही बोलना चाह रहा था मैं कि आप खाली फ़ोन पे उठा के बोल दो ना कि तुम काम पूरा इसको समझा दो, मैं हैंडल कर लूँगा, तू चिंता मत कर, बस। अगले को आपसे और क्या चाहिए? बिल्कुल। आपसे किसी तो भी बात, व्यक्ति को जीवन में है ना, पैसा नहीं चाहिए आपको, सम्मान चाहिए हर सर। व्यक्ति को जीवन में केवल ये चाहिए कि उसके पीछे कोई दोस्त, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, कोई बेटा, कोई बाप खड़ा है जो ये बोल दे कि तू आगे तो बढ़, मैं हूँ, संभाल लूंगा सब। और फिर तो वो जिंदगी जीत लेता है, दुनिया उसकी है। तो ये वो वर्ड बोलने के बस आप में ताकत होनी चाहिए, करना कुछ नहीं पड़ता है, सब करने वाला भगवान है या परम शक्ति जो भी है वो है। आपको खाली बोलना होता है कि तू करना, मैं हूँ तेरे साथ। और पता नहीं कहाँ से, मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ, आप इजाज़त दो तो। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा एक मित्र जबलपुर में रहता है। एक दिन शाम को 8:30-9 बजे उसका फ़ोन आया मुझे, और उसने बोला, चित्रेश। मैंने कहा बोल। और वहाँ से मुझे है ना रेलगाड़ी की चलने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो हमारे वहाँ एक कचपुरा ओवरब्रिज है, वहाँ खड़ा था, ट्रेन की चलने की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैं उसके चित्रेश बोलने के अंदाज से समझ गया था कि यार कुछ बड़ा लफड़ा है। तो मैंने बोला कहाँ हो? तो बोला कचपुरा ओवरब्रिज पे खड़ा हूँ। मैंने कहा यार बहुत सही समय फ़ोन लगाया यार, वहीं थोड़ा नीचे उतर के कोई दुकान थी। मैंने कहा यार उसके यहाँ चला जा, रवि के यहाँ, मेरा एक मिनट बस बात करा देना, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है। तो बोला यार मेरे को तुमसे कुछ बोलना है। मैंने कहा अबे सुन रहा हूँ ना, तू इतनी पास खड़ा है, 2 मिनट चला जा। सबसे पहले मैंने उसको वहाँ से उतारा, ब्रिज से नीचे उतारा, फिर रवि के यहाँ गया। तो मैंने रवि से बोला फ़ोन पे, मैंने कहा इसको 5 मिनट चाय वाय पिला, क्या ना आया है तू तो चाय तो पी के जा। तो उसने फिर फिर फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट बाद फ़ोन लगा, चाय वाय पी रवि के यहाँ। फिर फ़ोन लगा, 2-3 मिनट में उसने चाय वाय पी। फिर मैंने लगाया पलट के। मैंने कहा हाँ उसका नाम कुछ और है पर हम लोग छोटे बोलते हैं। मैंने कहा हाँ छोटे बोल। तो बोलता है बहुत टेंशन में हूँ यार दोस्त, इतना कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें करी। तो मैंने कहा तो हो गया ठीक है ना, क्या दिक्कत है? बोलता है समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने कहा कितने का कर्जा है? तो बोलता है 10-12 लाख रुपए का। मैंने कहा बस एक काम कर, 50,000 का कर्जा और ले ले। तो बोलता मतलब? मैंने कहा 50,000 का कर्जा ले ले और पूना आ जा। बोलता मैं तेरे से कुछ और बोल रहा हूँ, तू कुछ और सुन रहा है, कुछ और समझ रहा है। मैंने कहा मैं सब समझ रहा हूँ, तू पूना आ बस। और सच में परमात्मा ने उस दिन मेरे जुबान पे जो भी रखा हो, वो पूना आया। जिस दिन वो आया एकता जी, उसी दिन एक बिजनेसमैन का फ़ोन आया कि यार मेरे को मेरी मैस, चलती हुई मैस किसी को चलाने देना है। तो मैंने कहा क्या टर्म्स कंडीशन है? तो बोला यार मैंने 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है उसको, दुकान वाले को, 1.5 लाख बस मुझे दिलवा दो, बाकी सब कुछ मैं चलते हुए मैच दे दूंगा। तो मैंने उसको बोला 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे, 50 अभी दे रहा हूँ, 50 अगले महीने, 50 अगले महीने, ऐसे में तू रेडी है तो मैं कल किसी को भेज रहा हूँ। बोला कल मत भेजो, आज भेज दो। उस व्यक्ति का कुछ 2-3 साल बाद उसने एक मैस से 2 रेस्टोरेंट पुणे में कर लिए,
कुछ समय बाद हम लोग बैठे कहीं पे ऐसे ही चर्चा में, चाय पे चर्चा चल रही थी, तो बोला चित्रेश एक बात बताऊं। मैंने कहा बता। बोले उस दिन मैं तेरे को फ़ोन लगाया था ना, मैंने कहा इसके आगे कुछ मत बता, मुझे सब पता है। तो बोलता उस दिन तेरा फ़ोन नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, 1 रुपये नहीं दिया उसको। बोले पैसे चाहिए सपोर्ट करने के लिए, पैसा नहीं चाहिए सपोर्ट करने के लिए, इंटेंट चाहिए, नियत चाहिए। तो मैंने उसको 1 रुपये नहीं दिया था। मैंने कह ली उसको हिम्मत दी कि तू पूना, मैं बैठा हूँ, तब मैं पूना में मेरा ऑफिस था। मैंने कहा तू पूना मैं बैठा हूँ, तू आ जा पूना, बस इतने में पूरा गेम चेंज हो गया। आज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो उसकी वाइफ दोनों बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं। फिर कोविड में उसने रेस्टोरेंट बंद कर दिया था, कोई दूसरे बिजनेस में चला गया, बट नाउ ही इज़ लिविंग हैप्पीली और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और परमात्मा उसको शक्ति दे और आगे लेके जाए। पर मुझे केवल इस बात की खुशी है कि शायद उस दिन कुछ घटना हो सकती थी, अपन ने यदि एक गिलहरी वाला योगदान निभा सकते थे तो निभा लिया। बिल्कुल। आपसे तो बात करके ऐसा लग रहा है कि बस बातचीत ख़त्म ही ना हो, लेकिन अभी टाइम कम है हमारे पास, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो रैपिड फायर होते हैं मैं आपसे वो करना चाहती हूँ, जिसका मैं चाहती हूँ कि आप शॉर्ट में और जल्दी जवाब दें ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले जो हम देना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं और आप एक गरीब इंसान हैं, आपको नहीं पता आपको फ़ंड कहाँ से मिलेगा, आप कोई शार्क टैंक में जाने लायक नहीं है, आप गवर्नमेंट की किसी योजना को नहीं जानते हैं, आपको अपना बिज़नेस कैसे शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल एकता जी। 1 वर्ड में बोलूँ तो जो शुरुआत में मिल जाए। यदि आपको ईंट उठा के रखने का भी काम मिल रहा है तो पहले तो वो शुरू कर दो, धीरे धीरे उन्नति अपने आप हो जाती है। तो 1 वर्ड का जवाब है कि स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं कि सीधे तुम मोटा भाई जैसी रिफाइनरी लगाओ, शुरू करो, कुछ भी छोटे से शुरू शुरू करो, करो, कुछ भी शुरू करो। जितनी तुम्हारी हैसियत है उससे शुरू करो। नौकरी एक इंसान को कब छोड़ना चाहिए? अगर किसी का बिजनेस माइंडसेट है कि नहीं मुझे आगे चल के इन फ्यूचर बिजनेस करना है, तो स्टार्टअप कुछ करना है, अपना क्रिएट करना है, तो नौकरी उस इंसान को कब छोड़नी चाहिए ताकि उसके पास इतना फंड रहे कि वो अपना बिजनेस कर सके? बहुत अच्छा सवाल। नौकरी इंसान को तब छोड़ देना चाहिए जब उसके पास 1 साल अपने परिवार को पालने की पूरी बैंडविड्थ हो, और बिजनेस में जो भी लगाने वाला है वो लगाने के बाद उसको 100% श्योरिटी हो कि ये पूरा पैसा भी डूब गया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कल फिर से नौकरी शुरू कर लूँगा। ठीक है। कहते हैं कि 50 दोस्त से अच्छा 2 दोस्त या 3 दोस्त, या आपके सर्कल के 5 दोस्त है वही रहने चाहिए। तो एक बिजनेसमैन को अपना सर्कल किस हिसाब से चुनना चाहिए? कैसे लोग उसके आसपास होने चाहिए? हमेशा जो आपसे इंटेलिजेंट है और आपको, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका दोस्त है या पैसों का दोस्त है, तो जो आपका दोस्त हो और समझ में आपसे ऊंचा हो, बस वैसे दोस्तों की संगत करिए। एक बिजनेसमैन को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसकी? एक बिजनेसमैन को केवल एक ही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, स्वयं के दिमाग पे, स्वयं की लर्निंग पे, स्वयं की स्किल पे, बस। बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट हैं, अपने आप बनते जाते हैं। अगर महीने में 10 लाख रुपए आ रहे हैं किसी को बिजनेस से, और उसके पास अपनी टीम भी है 15-20 लाख की, और उसके पास पैसा बच भी रहा है, मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपए बच रहे हैं, तो उस पैसे का यूज़ उसको आगे किस तरीके से और करना चाहिए? कि या जैसे ना हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, स्टार्टअप कर लेते हैं, जो मोस्टली लोगों का फेल होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप स्टार्टअप खोल लिए हो, सारी चीज़ें हैं, बट आपके पास पैसा थोड़ा ही बचना शुरू हुआ तो वो अय्याशी में उड़ना शुरू होता है। वो डिस्क आप चले गए, या आप बाली चले गए, बैंकॉक चले गए, सारा पैसा आपने लुटा दिया। तो ऐसे में जो आपके पास थोड़ा पैसा बच रहा है उसको किस हिसाब से आपको सेव करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो आपको है ना एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए कि आपके पास यदि अगले 6 महीने 1 साल बिजनेस ना भी आए तो आप अपने आप को सर्वाइव कर सको। उसके बाद सबसे पहला काम करना चाहिए अपना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहला काम। ये 2 काम जब आपके हो जाएं, फिर छोटे मोटे कोई शौक हैं तो ज़रूर करो। तो पहला जो इमरजेंसी फंड है कि आपके पास 6 महीने से 1 साल बैंडविड्थ होनी चाहिए कि कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए आपका बिजनेस ना रोके, आपकी सैलरियाँ ना रोकें, आपके रेंट ना रोकें। फिर आपके खुद के यदि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये हो जाए। इसके बाद जो पैसा आता है हर महीने एक फिक्स अमाउंट निकाल लो कि 10% पैसा मुझे मेरे ऊपर निवेश करना है। मेरे ऊपर निवेश करने का मतलब कपड़े, जूते, चप्पल नहीं। यहाँ यदि मैं लाख रुपए कमाता हूँ ना, तो मैं 10,000 रुपये में कोई कोर्स खरीदूंगा जिससे मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उससे नेक्स्ट लेवल पे जाने में मदद मिले। हर महीने 10% कंपलसरी अपने ऊपर निवेश करो लर्निंग पे, कंपलसरी। अगर कोई आपके पास अपना बसा बसाया बिजनेस लेके आ रहा है, लेकिन उसका बिजनेस
एज इट इज़ चल रहा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, सालों से सेम चला जा रहा है, तो आप उनको किस तरीके से हेल्प करते हैं और किस तरीके से वो आपसे फ़ायदा ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल एकता जी। देखिए, मैं सबको तो हेल्प कर ही नहीं सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर जो व्यक्ति 100% सरेंडर होता है उसकी लाइफ में ग्रोथ ना हो, ऐसा आज तक तो मेरे जीवन में नहीं हुआ। ग्रोथ केवल उनके में नहीं होता जो सरेंडर नहीं होते। देखिए, यदि मैंने आपको कोई एडवाइस दी है ना, आप ऑब्जेक्शन उसमें 1,00,000 करो, यदि आपके ऑब्जेक्शन वैलिड रहे तो हम आपके ऑब्जेक्शन के हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे। यदि आपके ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं हुए तो आप मेरे हिसाब से प्लानिंग बनाओगे। मतलब आइदर यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू। पर आप डाउट करोगे तो कभी उन्नति होगी ही नहीं। सवाल करें, ऑब्जेक्शन रेज करें, अपनी क्वेरी सॉल्व करें, पर डाउट ना करें। तो जो 100% सरेंडर होता है वैसा तो आज तक मुझे कोई मिला नहीं जो सक्सेस नहीं हुआ हो, और जो सरेंडर नहीं होता उसके साथ अपन काम आगे करते ही नहीं। नहीं, एक आखिरी सवाल, चित्रेश सोनी आगे चलकर अपने आप को इन फ्यूचर, जैसे आप बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की आपने हेल्प की, मैं नाम नहीं लूँगी, अभी आप जिनकी कर रहे हैं मैं उनका नाम ले लेते हैं, अनुराग ऋषि जी का आप कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े आप रिट्रीट्स करवा रहे हो, बहुत लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, तो आगे चलकर चित्रेश सोनी खुद को कहाँ पाते हैं? क्या उनका विजन है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए? देखिए, मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में मेरा बड़ा छोटा सा विजन है। मैं देश के बाहर के लोगों को देश में लाके सिखाना चाहता हूँ। जैसे आज बहुत सारे ट्रेनर हैं, हमारे देश के बहुत सारे ट्रेनर हैं जो दुबई जाते हैं सीखने के लिए, यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं। मैं चाहता हूँ पूरे विश्व के लोग हमारे देश में आए, और भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। लोग अपने चीज़ों को भूलते जा रहे हैं सर, इट्स ट्रू। हम लोगों को दिए हैं, हम फॉरेन कंट्रीज़ को दिए हैं, लेकिन वही लोग हमें सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं बस यही छोटा सा एक मेरा उद्देश्य है कि पूरे विश्व के लोग हमारे यहाँ सीखने आए, और लोग उस सीखने में कुछ वैल्यू लेके जाएं, कुछ आगे बड़ा करें। तो मुझे 10 साल के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिस इकोसिस्टम में हर वो ट्रेनर, हर वो कोच काम करे जिसमें ताकत हो विदेशियों को यहाँ लाके डॉलर में पैसे लेने की। उसी विजन मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। हमें रुपए में पैसा नहीं कमाना है, रुपया पैसा नहीं कमाना, हमें डॉलर कमाने हैं और विदेशियों से ही कमाने हैं। जो जो इस मिशन में तन मन धन से समर्पित होकर काम करेगा उसके लिए 10 साल में अपने लगाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। आज जैसे हमारे अनुराग जी हैं, एक्चुअली मैं अनुराग जी की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी हेल्प करते हैं वैसे तो। अनुराग जी के प्रोग्राम में आज यूएसए से एक आदमी आता है, फिर वो अपनी वाइफ को लाता है, फिर वो अपने ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ को लेके आता है, माँ आती है, फिर वो अपने बेटे को लाती है, बेटी को लाती है, एक बंदा आता है अपने फ्रेंड को लाता है। तो मैं इसी को और बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ कि एक आदमी यहाँ से सीख के जाए और 200-500 लोगों को पूरा जहाज बुक करके लेके आए कि यार जीवन में बदलाव इनके लाना है तो मुझे भारत जाना है। मतलब हर व्यक्ति के मन में हो कि मेरे से जुड़े हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना है तो मुझे भारत जाना है। बिल्कुल। और मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं, अगर आप अनुराग ऋषि जी को नहीं जानते हैं, जिनके लिए चित्रेश जी काम करते हैं, जो पूरे उनके जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को देखते हैं, उनके लिए रणनीति बनाते हैं, अनुराग ऋषि जी इस मोटिव पे, इस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं कि किसी की चाहे बीमारी हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे उनको बिजनेस में विफलता आ रही हो, उन सबको वो दूर करे और उन्हें मेंटली डिटॉक्स करे। तो अगर आप मेंटली डिटॉक्स हो जाएंगे तो ग्रोथ आपसे दूर नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का क्या विजन है, क्या मोटिव है, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आज का जो आपने पॉडकास्ट देखा है और आपके पास कोई अपना गोल है, अपना बिजनेस है, बट आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर चित्रेश जी से संपर्क कीजिए ताकि आपको अपना विजन और क्लैरिटी समझ में आई कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं और आपका पैसा कैसे यूज़ होना चाहिए, आपका बिजनेस किस तरीके से होना चाहिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। खैर, टाइम के लिमिटेशंस है पॉडकास्ट में। आप इजाज़त दोगे तो एक बात बस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हर व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम भी जैसे सर्वेश जी की जब चैनल पे पॉडकास्ट हुआ, बहुत सारे फॉर्म आए, तो हर व्यक्ति से प्रैक्टिकली 1-to-1 बात करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं हर व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं जो बड़े काम करना चाहता है, पर वो एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो लोग तभी फॉर्म भरें जब वो उस प्रोसेस के लिए तैयार हों।
लोगों को लगता है बस मैंने पॉडकास्ट में यदि मैंने बोल दिया कि मैं मदद करूं तो मैं सीधे उनके घर चले आऊं मदद करने, तो संभव है नहीं। तो जो भी लोग फॉर्म भरते हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, अपनी डिटेल जो हम पूछते हैं वो डिटेल्स को अच्छे से बताएं, हम ज़रूर उनके जो हम करने योग्य होंगे। अब यदि मुझे पान की दुकान चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं पान की दुकान को ग्रो करना शायद ना बता पाऊँ। नहीं, यहाँ पे इस तरीके की बिजनेस की बातचीत नहीं हो रही, इस तरीके की बिजनेस की बातचीत हो रही है जो कि लोगों के लिए आप करना चाहते हैं, जो कि आप भारत को एक नया पहचान दिलवाना चाहते हैं, एक जो हमारा विश्व गुरु का एक टैग है वो आप वापस लाना चाहते हैं इंडिया में। उस चीज़ों के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं चित्रेश जी से तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस तो हर कोई कर सकता है, बड़े बिजनेस के लिए किंग मेकर की ज़रूरत होती है जो कि आप हैं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आई होप हम फिर से बैठेंगे, फिर से कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी, और मैं सच बता रहा हूँ मेरा तो मन नहीं हो रहा उठने का। मेरा भी। आपने इतने दिलचस्प सवाल पूछे और जो भी सवाल आपने पूछा ना, हर सवाल का दिल से जवाब निकला। हाँ। क्योंकि आपने सारे वो सवाल पूछे जो मेरे बड़े दिल में मतलब कहीं बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं कि इनका जवाब मुझे देना दुनिया है, तक पहुंचाना है, बिल्कुल पहुंचाना है। तो मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है उठने की, पर क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है तो आपकी बात मान लेंगे। यस, फिर हम बैठेंगे, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए जो आपके सीखने योग्य है।